Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll be covering the effects of international labor migration, both welfare and the other effects. So let's start. The welfare effect of international labor migration on the nation of emigration and immigration. By now you know what is emigration and what is immigration. Can be analyzed with same diagrammatic technique used to analyze the welfare effect of international capital migration. जैसे हमने ये डायग्राम यूज़ करके कैपिटल माइग्रेशन का भी वेलफेयर इफ़ेक्ट देखा था कि वेलफेयर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, उसी तरीके से हम लेबर के लिए भी ऐसे तरीके का डायग्राम यूज़ करके हम समझेंगे कि वेलफेयर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है. इन द फिगर सप्लाई ऑफ लेबर इज़ OA इन नेशन 1. तो नेशन 1 जो है वहाँ पे कितना सप्लाई है, OA जितना सप्लाई है. एंटायर दिस सेक्शन कितना सप्लाई अवेलेबल है, O-A इतना सप्लाई नेशन 2 में अवेलेबल है. O-A नेशन 2. VMPL1 and VMPL2 curves gives the value of marginal revenue product of labor in nation 1 and nation 2. So ये जो VMPL1 है, दिस इज़ नेशन 1 का वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. ये VMPL2 वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन नेशन 2. वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का एक फॉर्मूला है जिसमें MP के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया जाता है. MP के साथ मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया जाता है टू गेट द वैल्यू. इट कैन बी प्राइस, इट कैन बी मार्जिनल रेवेन्यू, इट कैन बी मार्जिनल कॉस्ट, एनीथिंग. आई वांट यू, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कवर करते हैं. तो इफ़ एनीवन नोज, कमेंट में लिख के बताइए कि क्या वो चीज़ है जिससे हम MP को मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट. Coming back to this diagram, VMPL1, VMPL2 is covered. VMPL1 denote क्या करता है, जिनको नहीं पता है, it is competitive condition यानी perfect competition का जो market structure है उसमें VMPL ultimately real wages को represent करता है. तो आप इसको real wages समझ सकते हैं to make it more easier to understand. बिफोर माइग्रेशन के पहले क्या सिनेरियो है, माइग्रेशन के पहले OA इज़ द सप्लाई ऑफ लेबर बेस्ड ऑन VMPL1. OC इज़ द VMPL, दैट इज़ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट या रियल वेज दैट इज़ गिवन टू द लेबरर्स. टोटल प्रोडक्ट कितना है, टोटल प्रोडक्ट इज़ नथिंग बट OFGA नेशन 1 में. इट इज़ एंटायर दिस पोर्शन OFGA इन नेशन 1. इन नेशन 2 वी हैव वेज रेट O-H and total product O-GMA. So this is OA is the supply going to VMPL2 curve. इतना वेज रेट होगा या वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगा O-H एंड टोटल प्रोडक्ट इज AMJ O- या O-AMJ. Now let us assume free international labor migration. There is totally free labor migration. कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ कॉस्ट नहीं है. सिंस वेजेस हाई किधर है, बिफोर माइग्रेशन यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ द वेज रेट इन नेशन 1 इज़ व्हाट इज़ डिटरमाइन OA के वजह से और O-A की वजह से रियल वेज रेट इतना है नेशन 2 में. अगर आप देखो नेशन 2 में वेज रेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लोग नेशन 1 से नेशन 2 की तरफ माइग्रेट करेंगे. लेट अस अज्यूम since wages are higher in nation 2 O-H than in nation 1 OC, AB of labor migrate from nation 1 to nation 2 so as to equalize the wages in the two nations at BE
ONO-T। तो क्या होगा, AB जितने लेबर, मतलब नेशन 1 के लेबर इतने हैं, लेट्स अज्यूम 100 लेबर है टोटल लेबर सप्लाई, उसमें से इतने यानी 20 लेबर जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ पे। जैसे जैसे वो माइग्रेट करेंगे यानी इधर इस कर्व पे हम मूव होते जाएंगे। ये पॉइंट इतने लोग गए, पहले 5 लोग गए, लेट्स टेक 5 लोग गए, तो हम इस पॉइंट पे आएंगे, वेज इतना हो जाएगा। मैं नेशन 1 की सिर्फ बात कर रही हूँ। फिर इतने लोग गए, फिर ये वेज हो जाएगा इस नेशन 1 में। बी पर आएंगे तो ये वेज हो जाएगा नेशन 1 में, ON। सिमिलरली ये नेशन 1 की बात हो रही है कि ई की तरफ जाते जाएंगे हम, यानी ON जितना रियल वेज नेशन 1 में हो जाएगा आफ्टर द लेबर्स AB माइग्रेट। नेशन 2 में क्या हो रहा है, लेबर आ रहा है तो लेबर बढ़ रहा है। तो पहले सिर्फ OA थे तो इतना था, लेट मी इरेज एवरीथिंग। O-A थे, अब O-A थे तो इतना H रियल वेज था। इतने लोग ज़्यादा आ गए तो अगर लाइन ऊपर तक जाए तो इतना वेज हो जाएगा। इतने लोग ज़्यादा आ गए मतलब 10 लोग ज़्यादा आए तो इतना हो जाएगा। बी तक आए तो इस वजह से सेम हो गया वेज रेट दोनों नेशन में, देन सेम हो गया। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट तक लोग आते रहेंगे और वेजेस सेम हो जाएंगे। अब क्योंकि वेजेस रियल वेज सेम हो गए, एन यहाँ पे और यहाँ पे सम लेटर था, लेट्स नेम इट T। तो अगर दोनों कंट्रीज़ में अब सेम हो गए वेजेस तो अभी कोई यहाँ से माइग्रेट नहीं करेगा, ना ही यहाँ से कोई माइग्रेट करेगा। तो ई तक, BE तक आएंगे। BE इज इक्वल्स टू ON इज इक्वल्स टू O-T। तो BE इज द वेज दैट इज इक्वलाइज्ड वेज माइग्रेशन के बाद। दस नेशन 1 में क्या हुआ, नेशन 1 में आपको वेजेस बढ़ते हुए दिखे C से N तक। नेशन 2 में वेजेस कम होने लगे। सो नेशन 1, the wages rise in nation 1 and fall in nation 2, and for that reason immigration is generally opposed by organized labor। नेशन 2 में क्या हो रहा है, नेशन 2 में जो है वेज रेट कम हो रहा है, तो वहाँ के जो लेबर होंगे वो अपोज करेंगे कि भाई बाहर से आने मत दो, क्योंकि अगर आप बाहर से लेबर आने दे रहे हो दूसरे नेशन से तो हमारे यहाँ पे वेजेस कम हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट फॉल हो जा रहा है। टोटल प्रोडक्ट जो है वो फॉल हो रहा है फ्रॉम OFGA टू OFEB। तो पहले टोटल प्रोडक्ट जो था वो नेशन 1 में, दिस ड्राइंग थैंक गॉड, जो let me use a highlighter। One second। So I'll use the highlighter and show you the difference। O से लेकर
A was the total product previously. अब कितना हो जाएगा, क्योंकि नेशन वन में B तक ही आ रहा है. Now it is OFBA. तो इतना टोटल प्रोडक्ट, कितना टोटल प्रोडक्ट, दिस पोर्शन, इतना टोटल प्रोडक्ट जो है वो इतना टोटल प्रोडक्ट कम हो रहा है नेशन वन में. Total product rises from O-GMA to O-GEB in nation 2. Total product nation 2 का क्या हो रहा है, पहले it was this, now it is this. तो इतना एरिया से full of this, one second, I'll change the color. I'll use yellow and a lighter shade so that you can see the pink part. Entire this area is the addition of total product in nation 2. ठीक है. Why I am showing this, ये आप भी जब भी ग्राफ्स कर रहे हो माइक्रो इकोनॉमी से, किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी पेपर का ग्राफ्स कर रहे हो, डिफरेंस समझ रहे, हाइलाइटर यूज़ करो, उस पोर्शन को हाईलाइट करो, यू विल गेट द डिफरेंस. अब जो पिंक एंड येलो वाला पार्ट है, वो पार्ट क्या है, वो पार्ट आपका पिंक एंड येलो वाला जो पार्ट है, वो पार्ट आपका लॉस प्लस गेन है. जो नेशन वन को लॉस हुआ वही नेशन टू को गेन हुआ वेलफेयर. ठीक है. तो कहीं पे कुछ वेलफेयर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ नेशन वन को वेलफेयर लॉस हुआ तो नेशन टू को गेन हुआ. इसके अलावा कुछ नया वेलफेयर गेन हुआ. हाँ जी, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये एडिशनल वेलफेयर है, ये एडिशनल वेलफेयर गेन है. Welfare gain. Now let's read quickly. For a net gain in world output of EGM, that triangle. तो वर्ल्ड के लिए एक जगह से दूसरी जगह वेलफेयर जा रहा है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, कुछ नया वेलफेयर आया EGM. Note that there is a redistribution of national income towards labor in nation 1, the nation of exit migration, and towards non-labor resources in nation 2. So there is shift, there is redistribution of national income. लेबर की तरफ नेशनल इनकम ज़्यादा जा रहा है नेशन वन में. नेशन टू में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम मतलब इतना पोर्शन व्हेन आई वाज सेइंग कि दिस is the wages in nation 1 OC. तो ये wages, ये इतना लेबर को जाएगा, बाकी रिसोर्सेस को जाएगा. करेक्ट. अब जब माइग्रेट हुआ, वेज बढ़ा, तो लेबर को अब ज़्यादा जा रहा है नेशनल इतना अमाउंट, CGEN, जितना अमाउंट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है रिसोर्स ओनर्स से लेबर्स की तरफ. वही चीज़ नेशन टू में क्या हो रहा है, लेबर से रिसोर्स ओनर की तरफ ज़्यादा जा रहा है. क्यों? क्योंकि इतना पहले था तो इतना सिर्फ रिसोर्स ओनर को जा रहा था, अब इतना हो गया है तो अब रिसोर्स ओनर को ज़्यादा मिल रहा है. इतना था, अब रिसोर्स ओनर्स को ज़्यादा मिल रहा है. तो देयर इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम टुवर्ड्स लेबर इन नेशन वन. नेशन वन में लेबर को ज़्यादा इनकम मिल रहा है,
नेशनल इनकम का ज़्यादा पोर्शन लेबर को मिल रहा है, एंड टूवर्ड्स नॉन लेबर रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग, कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, एनी लैंड हो गया, एनीथिंग. Nation 1 may also receive some remittances from its migrant workers. Obviously Nation 1 को कुछ remittances क्या होता है? I want you to tell me in comments. There is something known as remittances जो अब्रॉड में लोग जाते हैं वो Nation 1 को भेजते हैं. क्या हम ऐसे माने कि नेशन 1 को भेजते हैं, बट किस तरीके से भेजते हैं, किस तरीके मतलब व्हाट इज़ द रीज़न, वो किस लिए भेजते हैं? इनकम की तरफ भेजते हैं कि हमने इनकम कमाया है अब्रॉड में जाके, तो नेशन 1 हमारे नेशन को हम भेजें, तो क्या वैसे, या टैक्स के थ्रू, या कुछ और है, मुझे वो जानना है. रीज़न क्या है, क्यों भेजते हैं? From its migrant worker. Note also that if a B of labor has been unemployed in Nation 1 before migration, the wage rate would have been ON and the total product OFEB in Nation 1 with and without migration, and the net increase in the world output with migration would have been ABEM. तो वो क्या कह रहा है, अगर ए से बी लेबर अनएम्प्लॉयड होता, मतलब फुल्ली, पहले तो वो एम्प्लॉयड था, अब अगर वो अनएम्प्लॉयड होता ए बी नेशन 1 में, तो पहले ON जितना ही वेजेस होता बिफोर माइग्रेशन. आफ्टर अगर वो माइग्रेट करता भी है तो वर्ल्ड का वेलफेयर वुड बी विथ या विदाउट माइग्रेशन, ABEM माइग्रेशन, ABEM वर्ल्ड का वेलफेयर होता. अगर वो माइग्रेट करता तो भी विदाउट माइग्रेशन भी इतना ही रहेगा वर्ल्ड का वेलफेयर. अच्छा, ओके. विदाउट माइग्रेशन या विथ माइग्रेशन OFEB नेशन 1 में है, लेकिन अगर AB शिफ्ट कर रहा है तो इतना वेलफेयर बढ़ जाता, इज़ व्हाट दे आर सेइंग. सो वर्ल्ड वेलफेयर वुड हैव इंक्रीज्ड. अगर वो अनएम्प्लॉयड लोग वहाँ पे जाके एम्प्लॉय हो रहे हैं तो इतना वेलफेयर बढ़ जाएगा. लेट्स मूव टू other welfare effects. Other welfare effects of international labor migration. So far we have implicitly assumed that all labor is unskilled. अब तक जितना भी हम सारे कैलकुलेशंस कर रहे थे, ग्राफ देख रहे थे, समझ रहे थे, तो हम देख रहे थे कि इट इज़ लेबर इज़ अनस्किल्ड. However, even casual observation of the real world reveals a great variety in the quality and amount of, मतलब हम ले रहे थे कि एक ही तरीके का लेबर है. अब there is great variety in the labor, in the quality of labor and the amount of human capital. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन्स को बिल्ड करना, ह्यूमन्स को स्किलफुल बनाना, यानी उनका एजुकेशन पे खर्चा, ट्रेनिंग पे खर्चा, हेल्थ पे खर्चा. एम्बॉडीड इन डिफरेंट वर्कर्स एंड लेबर ग्रुप्स. तो डिफरेंट वर्कर्स पे डिफरेंट ह्यूमन कैपिटल लगता है, तो उस हिसाब से डिफरेंट वर्कर्स की क्वालिटी देखने को मिलती है. द क्वेश्चन देन अराइजेस एज टू वेलफेयर इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर ऑन द नेशन ऑफ एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन. ऑब्वियसली अगर इस तरीके का चीज़ आता है कि क्वालिटी में फ़र्क है, देर आर सम हाईली स्किल्ड वर्कर्स एंड देर आर सम नॉन हाईली, मतलब लो स्किल्ड वर्कर्स, फिर उन दोनों का डिफरेंट वेलफेयर इफेक्ट हमें समझना पड़ेगा. वेलफेयर इफेक्ट ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर्स एमिग्रेशन पे कैसे होगा, इमिग्रेशन पे कैसे होगा, वो समझना इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. These welfare effects are likely to be significantly different from those arising from migration of unskilled workers. Obviously, highly skilled worker पे जो वेलफेयर इफेक्ट नेशन 1 में पड़ेगा या नेशन 2 में पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर. द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर इज विविडली कन्वेड बाय द टर्म ब्रेन ड्रेन. हाईली स्किल्ड वर्कर जब नेशन 1 से एग्जिट कर रहे हैं, एमिग्रेट कर रहे हैं, तो
नेशन 1 के लिए वो एक बहुत बड़ा लॉस है, वहाँ पे वेलफेयर बहुत कम होगा। इस वजह से इससे एक टर्म दिया गया है ब्रेन ड्रेन। सो व्हेनेवर यू गेट अक्रॉस दिस टर्म ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि जब नेशन 1 से या किसी भी नेशन से स्किल्ड वर्कर्स चले जाते हैं तो नेशन 1 के लिए एक लॉस हो जाता है, उस लॉस को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। सो फर्स्ट इफेक्ट इज ब्रेन ड्रेन, loss of highly skilled worker to nation 1. Nations of the origin of skilled migrants charge that they incur a great loss in educating and training these workers only to see them leave and benefit the receiving nation. तो वो क्या कहते हैं कि हम उनको एडुकेट कर रहे हैं, इतना अच्छा खासा ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद वो कहीं और जाके उस ट्रेनिंग का, उस एजुकेशन का यूज़ कर रहे हैं। टू बी श्योर मैनी ऑफ दीज हाईली स्किल्ड वर्कर्स ऑफन कैन नॉट बी यूज्ड इफेक्टिवली एट होम। वाइल एजुकेटिंग, वाइल ट्रेनिंग दे कैन थिंक ऑफ दिस कि वो तो दूसरे नेशन में चले जा रहे हैं, बट रियलिटी इज़ दैट दे कैन नॉट बी, उनको इतना अच्छा ट्रेनिंग देने के बाद दे कैन नॉट बी यूज्ड इफेक्टिवली, उनका फुल यूजेज होम कंट्री में नहीं ला सकते। As for example, when a doctor only perform nursing services and engineers are used as technicians as frequently happens in some developing countries. तो अगर आपने देखा होगा इफ़ेक्टिवली यूजेज नहीं होता, जैसे हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स है लेकिन यहाँ पे इतने डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनके वहाँ पे डॉक्टर्स का कुछ इतना सैलरी ही नहीं है, तो उनको अल्टीमेटली नर्सिंग सर्विसेज करनी पड़ रही है। या हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, उनको डेवलपिंग नेशन में जॉब्स नहीं मिल रही है इंजीनियर्स की, उनके सेक्टर की, तो उनको अल्टीमेटली टेक्नीशियंस बनना पड़ रहा है। तो ये सिनेरियो डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। नेवरदलेस द फैक्ट रिमेन्स दैट द नेशन ऑफ ओरिजिन incurs the great expense of training these workers but receive only immigrant remittance. तो अल्टीमेटली फैक्ट यही है कि वो उनके ट्रेनिंग में खर्चा करते हैं, एजुकेशन फ्री कर दिया या स्कॉलरशिप दे दिया, तो वो नेशन की तरफ से जाता है। स्कॉलरशिप में ऐसे ग्रेट टैलेंट जिसमें होता है, जो स्कॉलरशिप टेस्ट पास कर सकते हैं, उनको ही मिलता है। तो दे आर ऑब्वियसली स्किल्ड, उनको अगर स्कॉलरशिप मिल गया तो वो अच्छे कॉलेज से अच्छा ट्रेनिंग लेंगे, तो वो देन एक्सपेंस नेशन इनकर करता है। लेकिन उसके बाद अब्रॉड में चले जाते हैं वो स्टूडेंट्स या वो लोग, एंड देन दे ओनली रिसीव देयर रेमिटेंसेस। इट मे ऑल्सो बी that more dynamic, more alert and younger workers emigrate, thus reducing the stock of those qualities in remaining labor force. अगर हम मोर डीपर सिनेरियो में देखें तो यंगर वर्कर, डायनामिक वर्कर जो है वो चले जाता है, तो इट इज़ रिड्यूसिंग द स्टॉक और या स्टॉक ऑफ क्वालिटेटिव वर्कर बाकी जो रिमेनिंग लेबर फोर्स में हैं। The brain drain is often encouraged by national immigration laws. ब्रेन ड्रेन ज़्यादा encourage होता है, क्यों? क्योंकि national immigration laws जो है that facilitate the immigration of skilled person but generally impose a serious. अगर national immigration मतलब दूसरा नेशन जो है वो अपने नेशन में लोगों को लाने के लिए लॉज बहुत मतलब ईजी लॉज रख रहा है ताकि लोग आते रहें, तो लोग आते रहें तो ऑब्वियसली दूसरे नेशन से लोग आएंगे, तो उस नेशन में ब्रेन ड्रेन इनकरेज होगा। दैट फैसिलिटेट द इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड पर्सन बट जनरली इम्पोज सीरियस ऑब्स्टिकल्स टू द इमिग्रेशन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। लेकिन वो अनस्किल्ड वर्कर्स के इमिग्रेशन पे एक ऑब्स्टिकल, वेज रेट कम हो जाएगा। दिस हैज़ लेड टू डिमांड्स ऑफ टैक्स skilled immigrants at the time of exit or tax their subsequent higher earnings in nation of immigration. तो इस वजह से क्या होता है, वो कहते हैं कि आप टैक्स लगा दो
स्किल्ड इमिग्रेंट्स को टैक्स भरने के लिए बोलो, या तो एग्जिट के टाइम पे टैक्स भरने के लिए बोलो, या तो टैक्स लगा दो उनके एक्स्ट्रा अर्निंग्स पे। अगर वो नेशन 1 में 2000 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे आके 4000 अर्न कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो टैक्स है वो लगाओ, सो दैट द नेशन ऑफ ओरिजिन कुड रिकूप पार्ट ऑफ द कॉस्ट इनकर, ताकि नेशन जो है वो कुछ टैक्स, नेशन 2 जो है वो टैक्स लेगा, तो वो नेशन 1 को ट्रेनिंग और उनके लिए दे सकता है। Although these proposals seem reasonable, it must be, this is exit migration, right? तो सॉरी, एग्जिट के टाइम पे टैक्स लो कि आप स्किल्ड हो, आप एग्जिट कर रहे हो, हमें टैक्स भर के देन जाओ, ताकि हमने जो आप पे खर्चा किया है वो हमें मिल सके। या तो फिर वो जो अर्न कर रहे हैं बाहर ज़्यादा, तो उनको ज़्यादा पे टैक्स करेगा होम कंट्री, कि हमारे यहाँ से आप वहाँ पे गए हो, आप वहाँ पे 2000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो हमें टैक्स पे करो। Although these proposals seem reasonable, it must be remembered that an important element of personal freedom is involved in the ability to migrate. Obviously, personal choice है, जो भी माइग्रेट करना चाहता है, लेबर का पर्सनल फ्रीडम होता है कि इफ़ यू वांट टू माइग्रेट और नॉट। Thus, it might be more acceptable for individuals' point of view and more efficient from an economic point of view for the government of receiving nation to somehow compensate through increased aid and other financial transfer to nation of origin for training cost of skilled immigrant, particularly if the nation of origin is developing nation. So from individuals' point of view अगर हम देखें या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो नेशन 2 गेन कर रहा है एट द एक्सपेंस या एट द कॉस्ट ऑफ नेशन 1। नेशन 2 के यहाँ पे स्किल्ड लेबर आ रहे हैं, लेकिन खर्चा उन पे नेशन 1 ने किया है। तो इट इज़ मोर एडवाइजेबल कि नेशन 2 जो है वो थोड़ा अपना फाइनेंशियल ट्रांसफ़र करे टू नेशन 1, कि आपने भाई हमें इतना अच्छा बंदा दिया है, स्किल्ड बंदा दिया है, तो आपको, ये इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। एंड पर्टिकुलरली अगर वो दूसरा नेशन डेवलपिंग नेशन है तो। इन द प्रीसीडिंग डिस्कशन ऑफ द माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, वी इम्प्लिसिटली अज्यूम द माइग्रेशन डिसीजन इज़ मोर और लेस परमानेंट। तो हम देख रहे हैं कि परमानेंट माइग्रेशन करने के लिए कर रहे हैं। तो अब तक हमने जो देखा अनस्किल्ड या स्किल्ड लेबर का माइग्रेशन, वो परमानेंट माइग्रेट कर रहे हैं मोर और लेस, वो समझ के हमने समझा है। इन रिसेंट ईयर एंड इन द फेस ऑफ हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन मैनी इंडस्ट्रियल नेशन, particularly in Europe, temporary migrants have been made to feel increasingly unwelcome and have encountered rising discriminations even in nations such as France and England that usually welcomed them. तो अब जो हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल नेशन में, तो वहाँ पे टेम्पररी माइग्रेंट्स, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, अगर कोई आ रहा है तो परमानेंट रहने के लिए आओ ना, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, तो टेम्पररी माइग्रेंट्स को वो अनवेलकम करते हैं। क्यों अनवेलकम? यानी वो इनवाइट करना नहीं चाहते। टेम्पररी आएंगे वापस चले जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम ही नहीं होगा, इस वजह से उनको ज़्यादा इनवाइट नहीं करते, अनवेलकम करते हैं। अनवेलकम मतलब आप आए हो ठीक है, लेकिन उतना अच्छे से उनको ट्रीट नहीं करते। देयर वर्क परमिट्स हैव नॉट बीन रिन्यूड एंड दे हैव बीन एनकरेज टू रिटर्न होम। उनको टेम्पररी वर्कर्स को वर्क परमिट बढ़ा के नहीं मिलते, उनको बोलते हैं आप चले जाओ। ऑब्वियसली आप टेम्पररी हो, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट तो आप कम नहीं करोगे। नेवरदलेस देयर नंबर्स एंड प्रपोर्शन ऑफ टोटल लेबर फोर्स इज मोस्ट रिसीविंग नेशन कंटिन्यू टू इंक्रीज, बट देयर टेम्पररी वर्कर्स का जो प्रपोर्शन है या परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। देयर इज़ देन द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल माइग्रेशन। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इलीगल माइग्रेशन का। दिस हैज़ बीन अ बर्निंग इशू इन US, वेयर मिलियंस ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स
work in the so-called underground economy at below minimum wages and with few if any social benefits. तो बहुत जगह पे अंडरग्राउंड इकोनॉमी काम करती है. अंडरग्राउंड इकोनॉमी यू कैन से ब्लैक मार्केट इकोनॉमी. तो वहाँ पे वो कम वेजेस पे काम करते हैं, लेकिन अपने नेशन से तो ज़्यादा वेज मिल रहा है उनको, तो वो ऑब्वियसली काम करेंगे. अपने नेशन में, होम कंट्री में उनको 1000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे नेशन के ब्लैक मार्केट के इकोनॉमी में उनको 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो 1000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाएंगे. तो इस तरीके का इलीगल माइग्रेशन हो रहा है. उनको बेनिफिट, सोशल बेनिफिट भी मिलता है, तो इस वजह से इलीगली वो माइग्रेट करते हैं एंड वहाँ पे रहते हैं. इलीगल माइग्रेशन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द यूएस बाय डिप्रेसिंग द इनकम ऑफ लो स्किल्ड अमेरिकन वर्कर्स. तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करता है उस नेशन का. जो लो स्किल्ड लेबर्स है उनका वेजेस कम करता है वो. Okay, so I think we've completed, yes. So we have completed the chapter with this last part of welfare effects of labor migration. In the next video, I'll be starting with 13th chapter, that is on BOP, if I'm not wrong. Yes, balance of payment, foreign exchange market and exchange rate. So in the next chapter, I'll be starting with this, which is on BOP. Till then, you keep watching the journey of understanding economics. You know what you have to do. Like, if you have understood graph, other effects, कमेंट में आपको जो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आप जवाब लिख दीजिए. एंड इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, शेयर द वीडियो विथ योर classmates. If you are new to the channel, do subscribe to the channel, and if you want online classes from me, you can WhatsApp on the below given number your name, your syllabus, whatever you want me to cover. I'll get back to you. Thank you.